आज हम ब्रेन वेव्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। ब्रेन वेव्स यानी वो तरंगें जो हमारे मस्तिष्क में चलती हैं। हम सब जानते हैं मस्तिष्क हमारे शरीर का अंग है। ये एक भौतिक क्रिया है। जो ब्रेन वेव्स का जो कार्य है वो एक भौतिक कार्य है। ऐसा कार्य है जिसको देखा जा सकता है, नापा जा सकता है और उसको एक मशीन के ऊपर परखा भी जा सकता है कि हम किस स्थिति में हैं। ब्रेन वेव्स का जो नंबर है, यानी हमारे पास कई प्रकार की ब्रेन वेव्स होती हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर। उनकी स्थिति को देखकर, सिर्फ ब्रेन वेव्स के साइकिल्स को देखकर, स्थिति को देखकर हमको ये पता लग सकता है कि हम कौन सी अवस्था में हैं, हमारी क्या अवस्था चल रही है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी कॉन्शियसनेस का एक लेवल है कि हमारे जो कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है, चेतना का लेवल ब्रेन वेव से पता लगता है। तो हमें ब्रेन वेव्स के बारे में मालूम होना चाहिए। पहले एक बात की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, जब हम कभी आराम कर रहे होते हैं, जैसे हमने पहले हिप्नोसिस में सोचा, जब भी हम हिप्नोटाइज करते हैं उसके बाद उसको एक आराम की स्थिति में ले जाते हैं। और वैसे भी जब हम थक हार के या काम करके आते हैं, थोड़ी देर बैठते या लेटते हैं, आराम करते हैं, तो भी हम थोड़े निढाल से हो जाते हैं, थोड़ा नींद आने लगती है हमें। तो जो ये आराम है, इसका क्या कोई महत्व है? इसका महत्व हमारे ब्रेन वेव से काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम आराम करते हैं तो भी हमारी ब्रेन वेव बदल जाती हैं। और जो आराम की अवस्था होती है, जिसे रिलैक्सेशन की जो स्टेट है, वो एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हम ज़्यादा बातें मानने लगते हैं, कि हमारी जो सजेस्टिबिलिटी है, बात मानने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है और हम थोड़े सुस्त भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम थोड़े सुस्त हो गए हैं और हम ज़्यादा जो ब्रेन वेव थी, जो रिलैक्सेशन की स्टेट में आ जाती हैं, विश्राम स्टेट में आ जाती हैं, उसे सुस्त होते हैं, लेकिन बातें मानने के लिए ज़्यादा हम कैपेबल हो जाते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो आराम की स्थिति में जाने लगता है। सोता नहीं है अभी, जब अगर हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं तो, लेकिन सोने वक्त की भी ब्रेन वेव्स हैं, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो आराम में जाने लगता है और वो स्थिति ऐसी है जिस वक्त जो बातें कही जाती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। उनमें क्रिटिकल माइंड बीच में व्यवधान नहीं डालता है। यानी रिलैक्सेशन एक बहुत ही शानदार चीज़ है जो कि हर हिप्नोसिस में हम करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस में भी करते हैं, उसमें भी ब्रेन वेव चेंज होती हैं। अब समझें ब्रेन वेव कौन कौन सी हैं और उनका कैसे पता लगता है, हमारे मन पे, हमारे स्वभाव में उसका क्या असर होता है। हम मुख्य रूप से 3 स्थितियों की बात करते हैं। एक जागृत स्थिति, जो पूर्ण जागृति जिसको कहते हैं, जिसमें चेतना पूर्ण रूप से कार्य कर रही होती है। दूसरी एक सम्मोहन की स्थिति, जिसमें चेतना थोड़ा सा धूमिल होने लगती है, लेकिन जागरूकता तो बढ़ती है, घटती नहीं है, लेकिन हमारा जो ब्रेन की जो स्थिति है वो थोड़ी सी विश्राम में आ जाती है इसमें। और जो तीसरी स्थिति है वो सोने की, नींद की स्थिति होती है। यानी मुख्य रूप से 3 स्थितियाँ हुई। एक स्थिति हुई जागने की, दूसरी हुई सम्मोहन की और तीसरी हुई निंद्रा की। अब इसको और थोड़ा आगे समझें। अगर इन स्थितियों को भी आगे 2-2 भागों में हम बांट देते हैं, जैसे जो जागने की स्थिति है, एक तो जो आम भाषा में जो जाग रहे हैं, जैसे अब हैं हम बात कर रहे हैं, एक आमतौर पे एक जागृत होने की आम स्थिति है। इस स्थिति को जो इंडिकेट करती है, जो मार्क करती है, वो बीटा ब्रेन वेव्स करती हैं। यानी इस वक्त जो ब्रेन वेव हमारे मस्तिष्क में चल रही होती हैं, उनका नाम बीटा दिया गया है। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी पर सेकंड कितने साइकिल चलते हैं, उसको इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि 1 सेकंड में कितना तेज चलता है, अगर ज़्यादा है तो आमतौर पे 15 से 30 के बीच में होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अलग अलग किताबों में ये आंकड़ा आपको अलग अलग मिल सकता है। कहीं पे ये 14 से लोग गिनना शुरू कर देते हैं, कहीं पे 16 से गिनना शुरू कर देते हैं, कहीं पे ये 26-27 तक ले जाते हैं, कहीं पे लोग 30
35 और कुछ लोग 40 तक भी ले जाते हैं, यानी थोड़ा सा इसमें नंबर में आपको अलग अलग मिलेगा। हर ब्रेन वेव के अंदर ये बातें हैं, सिर्फ बीटा के अंदर ही नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क मिल सकता है। तो बीटा ब्रेन वेव की हम बातें कर रहे थे, ये है पूर्ण जागृत अवस्था है, जब हम ध्यान से कार्य करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, जब हम मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, जब हम कोई निर्णय लेते हैं, यानी इस वक्त हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये हमारी बीटा ब्रेन वेव्स हैं। और बीटा ब्रेन वेव्स को जो नापने का जो तरीका है, उसमें ये 15 से 30 मुख्य रूप से अधिक लोग इसी में मानते हैं ये ब्रेन वेव्स होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम पूर्ण जागृत अवस्था में हैं, लेकिन हाई अलर्ट सिचुएशन है, यानी कोई इमरजेंसी है, कोई रिस्क है, तो आप एकदम बुरी तरह से पूरा फोकस हो जाते हैं, पूरा ध्यान आपका एक तरफ रह जाता है, हाई अलर्ट हो जाते हैं आप, दूसरी चीज़ों आपका ध्यान नहीं होता है। उस वक्त आपकी ब्रेन वेव्स बढ़ जाती हैं। देखिए, रिलैक्सेशन में भी ध्यान एक तरफ होता है, इसमें उसमें फ़र्क है। हाई अलर्ट में आप पूरी तरह से फोकस है, आपकी जागरूकता और ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि रिलैक्सेशन स्टेट के अंदर वो थोड़ा सा आप सुस्ती में आ जाते हैं। उस वक्त आपकी ब्रेन वेव्स 30 से ऊपर होती हैं, या अगर आपने बीटा को 30 से ज़्यादा 40 तक लिया तो 40 से ऊपर, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि 30 से ऊपर होती हैं, और ये काफ़ी ऊपर तक भी चली जाती हैं, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक कि 100 तक भी कभी कभी इसको देखा गया है। लेकिन इतना चली जाती हैं, यानी 40 से 30, 40 से ऊपर जाती हैं जब, तो ये गामा, इनका नाम दिया गया है, गामा ब्रेन वेव्स। जो गामा ब्रेन वेव्स है वो एक प्रकार से बीटा का ही हिस्सा है। वो हाई अलर्ट स्टेट है। जब हम बहुत हाई अलर्ट स्टेट में होते हैं, उस वक्त हम बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लेते हैं, इस प्रकार के बहुत चीज़ें चिंतन नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं, और हम बहुत अलर्ट रहते हैं। जैसे कभी कोई इमरजेंसी, कोई खतरा होता है, तो हमारा ध्यान एक तरफ होता है, जो गाड़ी मिस होने वाली होती है, जब आप भाग रहे होते हैं, आपको कुछ ध्यान नहीं होता है, उसी पर फोकस हो जाता है आपका। तो ये गामा ब्रेन वेव्स वो एक नॉर्मल स्थिति नहीं है, वो इमरजेंसी की बात है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन भी नहीं किया जाता है। अब दूसरी स्थिति आती है सम्मोहन की स्थिति। सम्मोहन की स्थिति को भी अगर दो भागों में बांट दिया जाए, एक तो जब आप सम्मोहन में आते हैं, दूसरा आप जब गहन सम्मोहन में आप चले जाते हैं। हालांकि सम्मोहन की जो स्थिति है, गहन और कम सम्मोहन, उसका हीलिंग में कोई असर नहीं पड़ता है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है, क्योंकि जब आप सम्मोहन में आ गए तो आपकी बात मानने की क्षमता बढ़ जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, बातों को मानना शुरू कर देता है। तो हमारी ब्रेन वेव्स जैसे 8 से 14 तक या 7 से 14 तक भी आप कह सकते हैं, ये अल्फ़ा की स्टेट है। अल्फ़ा का मतलब आप इस वक्त हिप्नोटाइज हो चुके हैं। इस वक्त आपका जो चिंतन शक्ति है उसका प्रयोग कम होता है, आप थोड़ा विश्राम में आ जाते हैं, शरीर आपका थोड़ा ढीला होने लगता है, और जो सारे हिप्नोसिस के जो सिम्टम्स हैं, जिनके बारे में बात पहले भी कर चुके हैं, वो सारे सिम्टम दिखाई देने लग जाते हैं अल्फ़ा में। यहाँ से हीलिंग होना आसान हो जाता है, आप यहाँ पे हीलिंग कर सकते हैं। इस वक्त भी आपका चेतन मन भी जाग रहा होता है, सो नहीं रहा होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी घट जाती है। एक तो जब आप 25-30 या 20-25 की फ्रीक्वेंसी से हैं, और एक आप 7-8 की फ्रीक्वेंसी से हैं, इस प्रकार काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये अल्फ़ा स्टेट कहते हैं इसको, या अल्फ़ा ब्रेन वेव्स। कुछ लोग इसे अल्फ़ा हीलिंग भी कहते हैं, कि हिप्नोटाइज करके हील करना, अल्फ़ा हीलिंग, इस प्रकार भी अलग अलग नाम लोगों ने दे रखे हैं। ये हमारे चिंतन की अवस्था नहीं है, ये हमारी सुधार करने की अवस्था होती है, ये इलाज करने की अवस्था होती है। अगर गहन हिप्नोसिस की बातें करते हैं, गहन सम्मोहन की बात करते हैं, या मेडिटेशन की बात करते हैं, जब आप मेडिटेशन में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारी ब्रेन वेव्स और धीमा हो जाती हैं, वो और नीचे आएंगी, यानी कि 4 से 6 के बीच में ये ब्रेन वेव रहेंगी। उस वक्त आप और ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, और ये भी हीलिंग के लिए प्रयोग होती है। इसमें ड्रिफ्टिंग भी होना शुरू हो जाती है। ड्रिफ्टिंग का मतलब आपका ध्यान इधर उधर भागने लगता है, चिंतन के कारण नहीं, सुस्ती के कारण। जैसे आप एक चीज़ पर ध्यान लगा रहे हैं, एकदम वो ध्यान वो भूल जाएंगे आप, और किसी और चीज़ का एकदम विचार आ जाएगा, फिर आप ध्यान करें मैं तो कुछ और कर रहा था, जैसे मैं कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई चिंतन कर रहा था, किसी चीज़ पर ध्यान लगाया हुआ था,
तो ध्यान वहाँ से हट जाता है क्योंकि ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाती है। ये भी इलाज करने की एक स्टेट है। थीटा, इन ब्रेन वेव का नाम थीटा है। थीटा ब्रेन वेव इस प्रकार से थीटा हीलिंग, या ऐसे ऐसे लोगों ने काफ़ी नाम भी लगा रखे हैं हीलिंग करने की इस वर्ड का यूज करते हुए। ये सम्मोहन के अंदर यानी 2 प्रकार की ब्रेन वेव हुई, अल्फ़ा और थीटा। थीटा जब गहन है, अल्फ़ा जब सुपरफिशियल है या कम है, जो शुरुआती है। इलाज दोनों में होता है, दोनों में बराबर ही होता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में थीटा वाली जो ब्रेन वेव है उसका आवश्यकता हो जाती है जब आप मेटाफिजिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब आप ट्रांसपर्सनल हिप्नोसिस के प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं। इसके बाद आते हैं निंद्रा की अवस्था में। तो निंद्रा की अवस्था यानी इस वक्त हमारी ब्रेन वेव 4 से नीचे आ गई है और ये कभी भी 0 नहीं होती हैं। आमतौर पे 0.5 तक चली जाती हैं, कोई बहुत गहन सोने वाले की 0.2 भी चली जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 0.5 से 4 तक, यानी कि 4 से पहले 3+ कह लीजिए कि 3 तक, 0.5 से 3 जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो आपकी डेल्टा ब्रेन वेव कहते हैं। ये नींद की ब्रेन वेव होती हैं। इसके भी हम 2 हिस्से कर लेते हैं। पहला हिस्सा जब हमें सपने आ रहे होते हैं, शुरुआती जब नींद होती है या नींद खत्म होने का जो वक्त होता है, उनमें ज़्यादा सपने आते हैं। सपने बीच में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, वो याद नहीं रहते हैं और बहुत कम आते हैं वो, लेकिन शुरुआती का पर्पज़ अलग है जो ड्रीम एनालिसिस के अंदर करेंगे। जो शुरू में सपने आ रहे होते हैं उस वक्त हमारा ब्रेन वेव्स घट रही होती हैं, बोलते हैं उसको हम डेल्टा ही हैं, लेकिन ब्रेन वेव उस वक्त होती हैं 1.5 से और 3+ तक। उस वक्त सपने आते हैं और नींद बहुत गहरी नहीं होती है। जब नींद जो गहरी होती जाती है, ब्रेन वेव्स और कम होती जाती है और वो यहाँ तक कि 0.5 तक चली जाती है, किसी किसी में 0.2 तक भी चली जाती है। वो गहन निद्रा की अवस्था होती है। उसमें हम कोई चिंतन नहीं करते हैं, निद्रा में कोई चिंतन करते ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ सोते हैं, सिर्फ विश्राम करते हैं। अगर आप मेडिटेशन की या सम्मोहन की बहुत अधिक प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो आपका संयम इतना बढ़ जाता है कि आप थीटा में भी पूरे कॉन्शियस रहते हैं, वो तो तकरीबन सभी रहते हैं, और इवन डेल्टा में भी आप अपनी नींद में भी अपने आप को कई बार एहसास करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा है डेल्टा। अब देखिए इनका एक नेचर समझने की कोशिश कीजिए। हम बीटा से अगर काउंट करें और डेल्टा तक आएँ तो 0.5 डेल्टा के नीचे वाली है और बीटा के ऊपर 30 तक की है। जो ब्रेन वेव बढ़ रही है हमारी जागरूकता बढ़ रही है, जो ब्रेन वेव घट रही है हमारी जो चेतना की जागरूकता है वो घट रही है। और उसका जो पर्पज़ है, जो बीटा ब्रेन वेव्स का जो पर्पज़ है, कार्य करने का पर्पज़ होता है, उसके अंदर हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यानी एनर्जी कंजम्पशन होती है। और उसके बाद की जो हिप्नोटिक सम्मोहन की जो ब्रेन वेव्स हैं अल्फ़ा और थीटा, ये रिपेयरिंग के लिए यूज़ होती हैं, यानी ये हीलिंग के लिए यूज़ होती हैं। जो एनर्जी कंज्यूम होती है बीटा में और अल्फ़ा और थीटा में, वो एनर्जी का रिपेयर कर रहे होते हैं, यानी इलाज कर रहे होते हैं। और जब डेल्टा में हम आते हैं, नींद की अवस्था में आते हैं, तो उसमें एनर्जी का रिकवरी होती है, हमारे सिस्टम से रिकवरी होती है। जैसे हम बहुत थके हारे भी सोते हैं, जब उठते हैं तो बड़े तरोताज़ा होकर उठते हैं। ये ब्रेन वेव्स के बारे में हमें पूरा एहसास रहना चाहिए, क्योंकि ये नापी जा सकती हैं और नाप कर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। कोई चार्ट वगैरह करके आप EEG लगाएंगे तो उससे आप उसका चार्ट वगैरह बना के भी दिखा सकते हैं कि कौन कितनी देर किस ब्रेन वेव में रहा। वो चीज़ें भी आपके लिए एक शोध का विषय बन जाती हैं। इसका ज्ञान हमें हमारे कार्य क्षमताओं से भी जोड़कर हमें मालूम होना चाहिए कि किस ब्रेन वेव में हम क्या काम करते हैं। ये हमारी चेतना के अलग अलग स्तर हैं, जो कि हिप्नोसिस में, चेतना में, जागृत में और सोने में, तीनों में अलग अलग हैं, जिनको कि नाप कर हम जान सकते हैं।